नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ममता बनर्जी के एक नए ड्रामे की। हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश में अपोजिशन इस समय बहुत अपने आप को अलग-थलग फ़ील कर रहा है और अपोजिशन अलग-थलग ही फ़ील नहीं कर रहा। इस समय भारतवर्ष का अपोजिशन अब आत्महत्या करने की स्थिति पर आ गया है। आत्महत्या करने की स्थिति की जब मैं बात करता हूँ, तो मतलब बिल्कुल साफ़ है कि आज का जो अपोजिशन है, उसको कोई स्कोप नहीं दिखाई पड़ता और जब स्कोप दिखाई नहीं देता है, तो मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो हाथ-पैर ही हिला ले और कुछ हिंड्रेंस पैदा कर ले। अगर वो रोक नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी को, तो कम से कम कुछ हिला-डुला कर आरोप लगा ले, ताकि जेन ज़ी का जो राहुल गांधी का विचार है, जो उनकी परिकल्पना है, वो हो सकता है कभी पूरी हो जाए। सीएए में करने का प्रयास किया ही गया था कि भई सत्ता भारत की पलट दी जाए। लेकिन ये सपना है, क्योंकि भारत का जेन ज़ी जिसकी बात कही जा रही है, वो इनोवेशंस पर लगा हुआ है। भारत का जेन ज़ी आज क्रिएटिव है। भारत का जेन ज़ी आज काम पर लगा हुआ है, वो भविष्य देख रहा है। भारत का भविष्य उज्ज्वल भविष्य में लगा हुआ है। वो सत्ता परिवर्तन या सत्ता के प्रति सोचने पर भी नहीं लगा, क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका है। परंतु अपोजिशन मरता क्या ना करता तो क्या करता। हम सबको मालूम है कि अभी ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और अविश्वास प्रस्ताव लंबे समय तक 14 दिन का चूंकि नोटिस होता है, 14 दिन के नोटिस के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। बहस हुई और क्या बहस हुई? बहस ये हुई कि हम मिडिल ईस्ट पर बात करना चाहते हैं, सरकार बात नहीं करने दे रही। बहस ये हुई कि हम वो एक किताब नरवणे साहब की वो हम लहरा रहे थे और उसको सरकार ने चर्चा नहीं होने दी, कहा जो पब्लिश नहीं हुई उस किताब के विषय में बात नहीं की जानी चाहिए। मैंने उस पर पूरा बताया था आपको कि वो जो किताब उन्होंने पब्लिश करने की बात कही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था। फिर भी वो अभी चूंकि सैंक्शन नहीं हुआ है मिनिस्ट्री से, इसलिए वो पब्लिश नहीं हो पाई। सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे बोलने दिया जाए, क्योंकि मैं अपोजिशन हूँ, मुख्य अपोजिशन हूँ, मुझे कुछ भी बोलने दिया जाए, तो जब लोकसभा का स्पीकर फिर आवश्यकता ही नहीं होगी अगर वो नियमों के अनुसार आपको नियमों के अनुसार नहीं रोकेगा। नियम पालन करना ही देश का पहला दायित्व बनता है। जो जिस सीट पर भी बैठा है उसका काम है कि वो नियमों का पालन करे और करवाए। इसलिए भारत में रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है और इसी कारण से भारत में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर सब कुछ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से करता है या वो अपने पुराने जजमेंटों के आधार पर करता है, तो फिर सीधी सी बात है कि फाइनल किसी के पास अगर इंटरप्रिटेशन करने का है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग है। पर ये जो महाभियोग की चर्चा है, अब क्या नया महाभियोग लाने की कोशिश कर रही है? मतलब एक महाभियोग, आप एक बार उनके रिमूवल की कार्रवाई मतलब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ध्वनिमत से गिर गया। अच्छा, मैंने तब भी कहा था कि उनके पास वोट नहीं है, उनके पास नंबर नहीं है। फिर अगर आपके पास नंबर नहीं था तो फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए क्यों थे? नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ समय पास करने के लिए लाया गया था। पार्लियामेंट में काम न करने दिया जाए, भारत की जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में ना गूंजने पाए, भारत में जो क्रिएटिव काम, भारत ने जो स्पीड पकड़ी है उसके विषय में जो कानून पास करने की प्रक्रिया है उसको रोका जाए। अब ममता बनर्जी नए सिरे से आ गई। ममता बनर्जी एसआईआर के मामले में पहले वहाँ गई, पहले हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई, खुद भी सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रामा करके चली गई। चीफ जस्टिस ने हालांकि कहा भी कि भाई पूरा कहने दो इनको, लेकिन अभी चीफ जस्टिस ने उनको हड़काया से मतलब कि जब सीएए वाले आ गए कि साहब हमारा वोट नहीं है, एसआईआर वाले रोज चले आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या भाई वेस्ट बंगाल के अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई रोज रोज एसआईआर लेकर चले आए, तो कोई फॉल्ट हो तो बताओ, तो हम उसको देखें। आप चले आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी व्यक्ति जो विक्टिम है वो नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं, चिल्ला रही हैं, लगातार सवाल खड़े कर रही, लोग विक्टिम कहाँ है? विक्टिम क्यों नहीं आता? जिसका नाम कटा वो क्यों नहीं आ रहा है? जिसका नाम गायब है वो क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा तो कोई सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं।
आप लोग चले आते हैं, कोई एनजीओ चले आ रही है। इसका मतलब ये जो सिनेरियो बना वो ये है कि वो अवैध जो वोट है उसको वो सिक्योर करना चाहते हैं। सिक्योर करने का मतलब है कि जो 65 लाख वोट बंगाल में कट गए हैं, 59 लाख, उन 59 लाख वोट्स को वो सिक्योर करना चाहते हैं। वो अवैध वोट है, उसी से उनको जीतना है। उन 59 लाख लोगों में 59 लोग भी नहीं मिले। आप सोचो, 59 लाख जिनके नाम कटे हैं, जिनके लिए ये चिल्ला रहे हैं, उनमें से 59 लोग भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कहने आए या हाई कोर्ट नहीं गए कि साहब मेरा नाम क्यों काट दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिनके नाम काटे गए उनको खुद को डर है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट आएंगे और इन्वेस्टिगेशन बिठा दिए गए तो पकड़ जाएंगे। उनको खुद को डर है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, अगर वो यहां आ गए तो फिर उनको वापस बांग्लादेश या उनके देश जाना पड़ेगा। उनको डर है कि डिपोटेशन हो जाएगा, उनको डर है कि मुकदमा चल जाएगा, उनको डर है कि बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए ये 59 लाख लोगों में से 59 लोग भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, जहां इतना बड़ा केस रोज मेंशन किया जाता है, रोज सुनवाई की जाती है। अब संसद का समय कैसे पास हो, इसके लिए एक नई पिच तैयार कर दी गई है। आप सोचिए, आपको याद होगा कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा बैठे हुआ करते थे और ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लेकर आए थे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, संसद में महाभियोग लेकर आए थे। किस बात को लेकर? क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये कहा कि हम राम मंदिर के इसकी सुनवाई डे टू डे करेंगे। उन्होंने कहा 370 की सुनवाई हम लगातार करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं, CAA का मामला, ये बाकी के मामले हैं, इनको मैं कॉन्टिन्यूएशन में सुन लूंगा। अब कॉन्टिन्यूएशन में सुन लूंगा तो कपिल सिब्बल साहब ने उनकी अदालत में कहा कि साहब आप सुन लोगे तो अभी चुनाव सामने लगा है, चुनाव में लाभ हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को। उन्होंने कहा चुनाव से लेना मुझे क्या देना है भाई, मैं तो केस आया है, मैं केस को सुन रहा हूं, आपके ऑब्जेक्शन है, मैं ऑब्जेक्शन। तब ये लोग उनको रोकने के लिए महाभियोग लेकर आए थे और वो महाभियोग गिर गया था। इनको मालूम था कि महाभियोग पास नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वेंकैया नायडू साहब राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के वो हुआ करते थे, मतलब उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। तो उनका कोई एलिगेशन नहीं बनता, क्योंकि महाभियोग लाने के लिए 2 एलिगेशन में से एक कोई प्रूफ होना जरूरी है। तो ये महाभियोग का खेल खेलना शुरू कर दिया अभी इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अब उन्होंने कहा है, जब उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली, कोई और सामने नहीं आए, तो ये 59 लाख वोट कैसे सिक्योर हो और कैसे बने, ये ममता बनर्जी के दिमाग में चल रहा है और पूरे अपोजिशन के दिमाग में चल रहा है। ममता बनर्जी ने अब एक नया निर्णय लिया है और नया निर्णय ये है कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ वो अब महाभियोग लाएंगे। हालांकि महाभियोग उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 324 में ये कहा गया है रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल वैसे ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का होता है। रिमूवल की बात कही, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, हालांकि उनके महाभियोग में भी रिमूवल की बात कही गई है। महाभियोग शब्द केवल और केवल प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कहा गया, इस्तेमाल किया जाता है कि प्रेसिडेंट को महाभियोग से हटाया जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया लिखते समय यह कहा कि इनकी प्रक्रिया उनसे मिलती है, उनकी प्रक्रिया इनसे मिलती, ये प्रक्रिया वहां से ले लो, ये प्रक्रिया, तो लोग जनरली उसको महाभियोग कहते हैं, रिमूवल को महाभियोग कहने लगते हैं। खैर, मैं भी ममता बनर्जी के शब्दों में ही कहता हूं कि महाभियोग आया। महाभियोग के लिए नंबर चाहिए, लोकसभा में अगर उनको रखना है तो 100 नंबर चाहिए, राज्यसभा में रखना है तो 50 चाहिए। अपोजिशन के पास इतना नंबर तो है और अपोजिशन लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, राहुल गांधी ने तो बहुत बहुत बड़े सेमिनार्स किए और फिर उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि देश के लोग भड़क जाएं, देश के लोग सामने आ जाएं, सामने आकर कम से कम चिल्लाना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि हमें मोदी जी की सरकार नहीं चाहिए। लेकिन एक बंदा उनके पास नहीं आया, एक व्यक्ति, एक लड़के, एक यंग जेनजी जिसको वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ स्टेटमेंट आए। जेन जी आज की तारीख में मोदी जी के साथ खड़ा है, यह साफ दिख रहा है। वो आपने भारत मंडपम में AI समिट के मामले में भी देखा होगा कि जेन जी जो है वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अगर जेन जी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप सफल होने वाले नहीं। इस परिस्थिति में जहां पर समाजवादी पार्टी, जहां पर नमाजवादी पार्टी, जहां पर AIMIM, जहां पर ये कांग्रेस, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और इनके जो भाई बंधु RJD ये सब हैं, सब एक सुर में कह रहे हैं
चुनाव आयोग गलत कर रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं एसआईआर में बुराई क्या, आप हमें कमी बताओ, आप किसी कोई विक्टिम लेकर आओ, आप मुझे ये बताओ कि किसका वोट कट गया, वो कोई लाने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में कहा कि एक भी व्यक्ति हमारे पास ऐसा नहीं आया जिसका नाम कट गया हो। आप लोग यहां आकर रोज खड़े हो जाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, मेरे पास बंगाल के अलावा भी तो काम है भाई, पूरे देश का काम आता है, हमें काम करने दो, आप रोज रोज लेकर चले आते हो। जब उनको ये लगा कि चीफ जस्टिस अब ये लगातार जो सुनवाई चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि एसआईआर के मामले में कुछ नहीं हो सकता, भैया एसआईआर होकर रहेगी, विक्टिम हो तो लाओ, कुछ गलत हुआ हो तो लाओ, आपको इन जनरल एसआईआर खत्म कर दो और ये 59 लाख लोगों के वोट रिस्टोर कर दो, इन्होंने पहले भी डाले थे, अब क्या बुराई है। तो पहले डाले थे, अब क्या बुराई है, ये विषय नहीं। विषय ये है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं है, विषय ये है कि वो जेन्युइन वोटर हैं कि नहीं है, विषय ये है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होंगे कि नहीं होंगे। चीफ जस्टिस लगातार कह रहे हैं विक्टिम को लाओ, विक्टिम आएंगे कैसे, जब वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट हैं तो वो आएंगे कैसे, वो तो आ ही नहीं सकते। विक्टिम कोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट में आ गया तो इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया जाएगा और कहीं एक आदमी में पकड़ गया तो सीबीआई चली जाएगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां भी उनको लेकर नहीं आ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां भी ये नाम लेकर नहीं है। जो 59 लाख की लिस्ट में 59 आदमी तो ढूंढ कर ले आते कोर्ट में, नहीं ला पाए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, तो ज्ञानेश कुमार जी का महाभियोग लाया जाए। आप देखिए, मुख्य चुनाव आयोग का महाभियोग, दो कारण, जब उन्होंने कहा कि भाई जैसे जजेस का रिमूवल होता है उसी प्रक्रिया से रिमूवल मुख्य चुनाव आयोग का होगा, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयोग का रिमूवल होगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि दो जो कारण दिए गए हैं जजेस के रिमूवल के, वो दो कारण में से एक कोई मिलना चाहिए। पहला यह है कि दुरुपयोग करना जानबूझकर और करप्शन करना, तो ना तो इसमें करप्शन की बात कहीं आती है, ना ही जानबूझकर कुछ फेवर की बात आती है। दूसरी अक्षमता, तो ज्ञानेश कुमार कहीं अक्षम भी दिखाई नहीं देते। तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा ग्राउंड है, ना करप्शन है, ना दुरुपयोग है मशीनरी का, और ना ही वो अक्षमता है, और ना ही आपके पास नंबर है। क्योंकि जजेस के महाभियोग का मतलब यह होता है कि आपको 2/3 बहुमत एक हाउस में चाहिए और वो वोट के बाद फिर दूसरे हाउस में जाएगा। आपके पास ना तो राज्यसभा में नंबर है उतना बड़ा और ना ही लोकसभा में उतना बड़ा नंबर है, फिर आप महाभियोग लाने की सोच भी कैसे सकते हैं। आपको अगर कहना था कि ज्ञानेश कुमार जी गलत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। इस तरह के मामलों में आपको याद होगा कि विजिलेंस में जब पीजे थॉमस को विजिलेंस कमीशन बना दिया गया था सोनिया गांधी के द्वारा, तो उस समय कोर्ट में केस आ गया था और उनके खिलाफ चूंकि पहले से आरोप उनके खिलाफ सिद्ध हो रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कहा था कि नहीं इनको आप चीफ विजिलेंस नहीं बिठा सकते हैं, चीफ विजिलेंस बनाकर नहीं बिठा सकते हैं। क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि भाई इनके खिलाफ खुद के आरोप हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ क्या आरोप हैं, अभी तक कोई उसकी चर्चा। क्या बात है, ज्ञानेश कुमार बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले ज्ञानेश कुमार जी को डिफेंड कर रहे हैं, बीजेपी की तरह बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट हटा रहे हैं। भैया आप सुप्रीम कोर्ट में जब से एसआईआर शुरू हुआ बिहार के चुनाव से पहले, तब से आप सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत आपको डेली बेसिस पर सुन रहे हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, मना भी करते हैं, और ये भी कह रहे हैं विक्टिम लेकर आओ, ये भी कह रहे हैं कि भाई एसआईआर हम रोक नहीं सकते, ये भी कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, फिर भी आप अपनी बात पर लगे हुए हैं। तो क्या ज्ञानेश कुमार जी का फेवर आप ये सिद्ध करने में सफल हैं कि आप कहीं से बता दें कि इनका ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उस पर बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का उनको झंडा लगा लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अपोजिशन जो वोटों की धांधली करता था, वो धांधली वो कर नहीं सकता। अब चूंकि वो धांधली वो कर नहीं सकता, चुनाव आयोग सख्त है, एसआईआर कर रहा है, सीए वाला मामला भी सामने आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में महाभियोग लाकर सिर्फ ज्ञानेश कुमार के ऊपर या तो दबाव डालना और दबाव डालने के बाद संसद का समय खराब करना, यानी कि खतरे बहुत ज़्यादा उनको लगते हैं कि संसद को वो आखिर लिस्पेंडेंस करना क्यों चाहते हैं, क्यों संसद को लंबा खींचना चाहते हैं, क्यों देश भर का दिमाग जो है वो इन मुद्दों पर भटका कर लाना चाहते हैं। ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, उसके पास नंबर नहीं है, उसके पास कारण नहीं है, उसके पास एविडेंसेस नहीं,
फिर भी वो लेकर आई, और अपोजिशन कह रहा कि नहीं नहीं हम लेकर आएंगे। अभी तक ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ पड़े थे, तो वो तब डीएमके लेकर आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के विषय में ऑर्डर कर रहे थे, क्योंकि वो ऊपर दरगाह को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा था उसमें पुरानी जजमेंटों का हवाला देते हुए ये कह रहे थे कि नहीं मंदिर को रिस्टोर करिए, मंदिर के राइट करिए, और राज्य को कह रहे थे। तो उनके खिलाफ महाभियोग पर सभी विपक्ष चला गया। अरे भाई महाभियोग ना हो गया, ये तो रोटी दाल हो गई कि भाई जब चाहो तब आटा मारो, बनाओ और खाओ और निकाल दो। ये मुझे लगता है कि हमारे देश का जो बहुमूल्य धन हमारा प्रतिनिधित्व संसद में होता है, एक तो उसका वेस्टेज ऑफ टाइम, दूसरा ये है कि देश का दिमाग भटकाना, तीसरा ये है कि वो उनके ऊपर ज्ञानेश जी के ऊपर दबाव बनाना, चौथा ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव बनाना। परिणाम कुछ नहीं होगा। ओम बिरला साहब के ऊपर दबाव बनाना, उनके लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। आखिर ये करना क्या चाहते हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं वो सिर्फ इतना है कि बंगाल की कमियों पर भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की फिजा बन चुकी है कि सरकार बदल सकती है, वहां की न्यूज़ सेंट्रल मीडिया में ना आए और मीडिया में ममता बनर्जी एग्रेसिव होकर छपती रहें, और ममता बनर्जी के जो काले कारनामे हैं वो पीछे रहें और इस तरह के विषय आगे रहें, तो वो डिस्कोर्स बदलने की कोशिश कर रही हैं। इसको कहते हैं डिस्कोर्स बदलने की कोशिश कर रही हैं, वो हवा बदलने की कोशिश कर रही हैं, मीडिया का डिस्कोर्स बदलना चाहती हैं, मीडिया को इंगेज करना चाहती हैं, पूरे देश को एक जगह इंगेज करना चाहती हैं ताकि देश कुछ और सोच ना सके। अगर इलेक्शन कमीशन की किसी की बात करती हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन को तो नहीं किया जा सकता। और खास तौर से चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ एक मंत्री और इसके अतिरिक्त लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा नाम सेलेक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बर्नवाल का केस भी आया था, और बर्नवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि भाई चुनाव आयोग के विषय में हमारे पास चूंकि सरकार करती है कोई कमेटी नहीं है, और जब तक कमेटी नहीं है तब तक चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर करेंगे। बाद में 2023 में केंद्र सरकार ने चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर 2023 में रेगुलेशन पास कर दिया, कमेटी बना दी। उस कमेटी से पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ को यह जिम्मेदारी दी कि वो 5 नाम सेलेक्ट करके रखेगा। उन 5 नामों में जब वो सेलेक्ट करके रखेगा, वो 5 नाम इस कमेटी के सामने जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और जिसमें वो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। इनके सामने वो रखा जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा तो ठीक है, उस नाम पर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो अब केवल प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में तमाम ये कह के डाली गई हैं कि साहब प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ कैबिनेट मंत्री यही क्यों करेंगे, चीफ जस्टिस क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस के पास कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? चीफ जस्टिस अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम करेगा सब क्या? और सब कुछ चीफ जस्टिस ही करेगा, तो सरकार क्यों है, पार्लियामेंट क्यों है, ये पूरा सिस्टम देश भर का क्या है? अरे भाई वो लीगल मैटर देख रहे हैं, उनका काम लीगल मैटर देखना है, वो अपना लीगल देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर चूंकि विवाद खड़े करने का स्वभाव है, चूंकि विवाद खड़ा करना ही एक उद्देश्य है, चूंकि डिस्कोर्स बदलना ही एक उद्देश्य है, उसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आखिर इनकी मंशा क्या है और आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।